नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कॉस्मेटोलॉजी के विषय थ्योरी की पाठ्यचर्या में आज मैं आपको केमिकल हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो आइए जानते हैं कि केमिकल हेयर स्ट्रेटनिंग क्या होता है। केमिकल हेयर स्ट्रेटनिंग केमिकल हेयर स्ट्रेटनिंग को समझने से पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि हेयर स्ट्रेटनिंग क्या होता है। कर्ली बालों में से वेव्स को रिमूव करना या फिर कर्ली बालों को सीधा करना हेयर स्ट्रेटनिंग कहलाता है। केमिकल हेयर स्ट्रेटनिंग के द्वारा बालों के बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और कर्ली व वेवी बालों को स्ट्रेट किया जाता है। इससे आशय यह है कि जब हम केमिकल को कर्ली या वेवी बालों में हीट और पानी के द्वारा प्रोसेस करवाते हैं, तो वह बालों के बॉन्ड्स को तोड़ता है, जिससे एक स्ट्रेट पैटर्न क्रिएट होता है और बालों में एक स्ट्रेट लुक आता है। केमिकल हेयर स्ट्रेटनिंग हेयर स्टाइलिंग की एक ऐसी टेक्निक है जो कि बालों में परमानेंट होती है। इससे तात्पर्य यह है कि यह बालों में तब तक रहती है जब तक कि बाल आपके रूट से ग्रोथ नहीं ले लेते हैं तथा एंड से बाल कट नहीं जाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कर्ली हेयर्स पे केमिकल को प्रोसेस करवा के कुछ इस प्रकार का प्रभाव दिया गया है कि जो कि देखने में काफी स्मूथ, स्ट्रेट और शाइनी है। हेयर केमिकल हेयर स्ट्रेटनिंग काफी हद तक आपके बालों की केयर पे तथा आपके बालों के शैम्पूइंग प्रोसेस पर भी निर्भर करती है कि आप बालों में कितना शैम्पू प्रयोग करते हैं तथा कितने फ्रिक्वेंटली शैम्पू का प्रयोग करते हैं। इन बातों पर भी निर्भर करता है। क्योंकि यह हेयर स्टाइलिंग की एक ऐसी टेक्निक है जो कि केमिकल के द्वारा दी जाती है। इस और बालों पर हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमें बालों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हेयर शाफ्ट क्या होते हैं। नॉलेज ऑफ हेयर शाफ्ट। जो बाल हमें स्कैल्प पे दिखाई देते हैं, उन्हें हम हेयर शाफ्ट बोलते हैं। हेयर शाफ्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, जिसकी 3 बेसिक लेयर होती हैं: क्यूटिकल, कोर्टेक्स एंड मेडुला। क्यूटिकल लेयर जो होती है वो आउटर लेयर के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यह हेयर शाफ्ट की सबसे बाहरी लेयर लेयर होती है। और यह लेयर जो होती है वो केराटिन सेल के द्वारा कोटेड होती है। प्रोटेक्ट इसे हम प्रोटेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट लेयर भी बोलते हैं। प्रोटेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोर्टेक्स और मेडुला को कवर करके रखती है तथा काफी सारी चीजों से बचाती है, जैसे धूल मिट्टी के कण हैं, तेज धूप है, तेज हवा है। इन सभी चीजों से क्यूटिकल लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है कोर्टेक्स और मेडुला को। यह लेयर पारदर्शी लेयर होती है, इसलिए इसे हम ट्रांसपेरेंट लेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट लेयर इज कोर्टेक्स लेयर। कोर्टेक्स लेयर को हम मिडिल लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यह क्यूटिकल और मेडुला के बीच की लेयर होती है, इसलिए हम मिडिल लेयर भी इसको कहते हैं। इस लेयर में नेचुरल पिगमेंट, जिसे हम मेलानिन भी कहते हैं, मेलानिन हमारे बालों के कलर को डिसाइड करने में सहायक होता है। तो इस लेयर में हमें नेचुरल पिगमेंट और मॉइस्चर मिलता है। मेडुला को हम कोर ऑफ द हेयर भी कहते हैं। कोर ऑफ द हेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हेयर शाफ्ट की सबसे अंतिम लेयर होती है, इसलिए हम इसे कोर ऑफ द हेयर भी कहते हैं। कभी कभी मेडुला नहीं होता है, उन बालों में मेडुला नहीं पाया जाता है जैसे बहुत ही फाइन हेयर हैं या बेबी हेयर जैसे बच्चों के बाल होते हैं, उनमें मेडुला नहीं मिलता है। जिन बालों में मेडुला नहीं होता है, उन बालों का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जब भी हम कलरिंग या हाइलाइटनिंग पे काम करते हैं, तो हम बालों के पिगमेंट पे काम करते हैं, लेकिन जब भी हम स्ट्रेटनिंग पे काम करते हैं, स्ट्रेटनिंग के लिए काम करते हैं बालों पर, तो हम बालों के बॉन्ड्स पे काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बालों के बॉन्ड्स क्या होते हैं। नॉलेज ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बालों के जो बॉन्ड होते हैं, बालों के बॉन्ड से ही डिसाइड होता है कि बालों का स्ट्रक्चर क्या है। बालों का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है या फिर वीक है।
बालों का बॉन्ड जितना अच्छा होगा, बालों का स्ट्रक्चर भी उतना ही स्ट्रांग होगा। बालों में 3 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड और सल्फर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो पानी के द्वारा ब्रेक किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम इसको समझें, यदि आपने कर्ली बालों में शैम्पू किया, या बालों को वॉश किया पानी से, तो बाल जो हैं वो काफी हद तक सीधे हो जाते हैं। तो हमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो पानी के द्वारा हो रहा है। सॉल्ट बॉन्ड को हम हीट के द्वारा ब्रेक करते हैं। जैसे कि आपने बालों में ब्लो ड्राई किया, हेयर स्ट्रेटनिंग का प्रयोग किया, तो वहां हमने हीट के द्वारा सॉल्ट बॉन्ड को ब्रेक किया और बालों को स्ट्रेट लुक दिया। पर ये दोनों जो प्रोसीजर है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होना, सॉल्ट बॉन्ड का ब्रेक होना, ये दोनों ही जो प्रोसेस हैं, ये दोनों टेम्परेरी हैं। जब भी हमें परमानेंट वर्क चाहिए तो हम सल्फर बॉन्ड पे काम करते हैं। सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें केमिकल की ही आवश्यकता पड़ती है। जब हम केमिकल को प्रोसेस करवाएंगे पानी और हीट के द्वारा, तो वो सल्फर बॉन्ड पे वर्क करेगा तथा एक परमानेंट रिजल्ट बालों पर देगा। अब हमने बालों के बॉन्ड को जान लिया है, हमने बालों के स्ट्रक्चर को जान लिया है, तो आइए जानते हैं कि जब भी आपके सैलून में क्लाइंट आता है केमिकल हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, तो उससे कुछ बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्लाइंट कंसल्टेशन क्या होता है। क्लाइंट कंसल्टेशन, किसी भी केमिकल सर्विस को देने से पहले क्लाइंट से कुछ बातें कंसल्ट कर लेनी चाहिए। आपके सैलून में जब भी कोई क्लाइंट आए तो उससे डायरेक्ट आपको केमिकल सर्विस प्रोवाइड नहीं करवानी चाहिए। कुछ बातें उससे जरूर डिस्कस कर लेनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रेटनिंग का टाइम एंड कितना स्ट्रेट। यदि क्लाइंट आपके पास स्ट्रेटनिंग के लिए आया है तो आप उससे कंसल्ट करिए कि उसने प्रीवियस में कोई ऐसा ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट लिया है जैसे स्ट्रेटनिंग है। अगर लिया है तो कितना पहले, उसको लिए हुए कितना टाइम हो गया है, कितने पहले उसने ये ट्रीटमेंट लिया है। कितना स्ट्रेट, इससे आशय ये है कि बालों आपका जो क्लाइंट है वो कितना स्ट्रेट चाहता है, स्मूथ स्ट्रेट चाहता है, सिल्क स्ट्रेट चाहता है या फिर नेचुरल स्ट्रेट चाहता है। क्या पहले बालों में किसी भी प्रकार की केमिकल सर्विस ली है। बालों में किसी भी प्रकार की केमिकल सर्विस से आशय यह है कि क्लाइंट ने अपने बालों में कभी भी रिबॉन्डिंग करवाई हो, हाइलाइटनिंग करवाई हो, पमिंग की सर्विस ली हो, कोई भी केमिकल सर्विस, ऐसी सर्विस जिसमें केमिकल का प्रयोग हुआ है। केमिकल सर्विस के दौरान किसी भी फिजिकल रिएक्शन का होना, आप ये चीजें क्लाइंट से जरूर डिस्कस कर लें कि जब भी उसने प्रीवियस में केमिकल सर्विस ली है तो उसे किसी प्रकार की एलर्जी या कोई रिएक्शन हुआ हो, जैसे इचिंग हुई हो, रेडनेस हुए हो, पैचेस की प्रॉब्लम हो गई हो, या उसे ऐसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है हो जिसमें आप केमिकल सर्विस नहीं दे सकते हैं। ये सारी चीजें क्लाइंट से डिस्कस जरूर करनी चाहिए। अपने बालों में थर्मल गैजेट्स का प्रयोग, क्लाइंट से डिस्कस कर लें कि यदि वो थर्मल गैजेट्स का प्रयोग करता है तो कैसे करता है, रूटीन में करता है या समटाइम्स करता है या डेली करता है। इन सब चीजों को डिस्कस कर लेना चाहिए। बालों में शैम्पू और कंडीशनर अथवा कंडीशनिंग ट्रीटमेंट का यूज, यदि आपका क्लाइंट कैसे, किस प्रकार के कॉस्मेटिक का प्रयोग करता है, बालों के अकॉर्डिंग शैम्पू और कंडीशनर का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, समय समय पे कंडीशनिंग ट्रीटमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये सारी चीजें क्लाइंट से डिस्कस कर लेनी चाहिए। क्लाइंट से कंसल्ट करने के बाद आपको क्लाइंट से के हेयर और स्कैल्प को जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि स्कैल्प एंड हेयर एनालिसिस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्कैल्प एंड हेयर एनालिसिस, हेयर को एनालिसिस करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पोरोसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, टेक्सचर क्या है, डेंसिटी क्या है, लेंथ क्या है, ये सारी चीजों का
हेयर को चेक करते समय ध्यान रखना चाहिए। पोरोसिटी से आशय यह है कि आप कोई भी केमिकल अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि क्लाइंट के बालों की पोरोसिटी यानी बालों में किसी भी चीज को सोखने की क्षमता क्या है, वो रेजिस्टेंस है, एवरेज है या एक्सट्रीम है। यदि क्लाइंट के बालों की पोरोसिटी बहुत ज्यादा है तो आप केमिकल को प्रोसेस करवाते समय का विशेष ध्यान दें। इलास्टिसिटी यानी बालों की जो खिंचाव की क्षमता है, यानी आप बाल अपनी नॉर्मल अवस्था से कितना कम या ज्यादा खींचता है, इस बात को चेक कर लें कि उस क्षमता गुड है या वीक है, अच्छी है या फिर खराब है। टेक्सचर, बालों का टेक्सचर किस प्रकार का है, फाइन है तो आप उसी प्रकार से प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे। मीडियम है या कोर्स है, यदि कोर्स हेयर है तो उन बालों का विशेष ध्यान दें क्योंकि कोर्स हेयर में काम करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि उन बालों की पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उन बालों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बालों की डेंसिटी कितना है, डेंसिटी से मतलब है कि स्कैल्प में बालों का अमाउंट। ये डेंसिटी जो है बालों की वो फाइन है, मीडियम है या थिक है, इसलिए जरूर चेक करना चाहिए क्योंकि आप जब भी कोई केमिकल सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ही आप उसको तैयार करेंगे। लेंथ, बालों की लेंथ मीडियम है, शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है, इन सभी चीजों का आप हेयर को एनालिसिस करते समय ध्यान रखेंगे। अब स्कैल्प को चेक करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि आप क्लाइंट की जो स्कैल्प है वो ड्राई है, नॉर्मल है या फिर ऑयली है। यदि क्लाइंट की स्कैल्प नॉर्मल है तो आपको काम करना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन अगर स्कैल्प बहुत ड्राई है या फिर ऑयली है तो इस चीज का विशेष ध्यान दें कि ड्राई स्कैल्प में बहुत ज्यादा ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो या ऑयली स्किन में बहुत ज्यादा वैक्सी डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो, उनमें स्कैल्प में पैचेस ना हो, स्कैल्प में कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो, स्कैल्प में एलोपेशिया की प्रॉब्लम ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारे एनालिसिस करने से हमें ये भी पता चलेगा कि क्लाइंट के बालों का कर्ल पैटर्न क्या है, वेवी है, कर्ली है और वेरी कर्ली है। इन चीजों का पता चल जाता है कि क्लाइंट के बाल का कर्ल पैटर्न जो है वो बहुत एक्सट्रीम कर्ल है तो हमें किस प्रकार का प्रोडक्ट यूज करना है, कर्ली है तो किस प्रकार का प्रोडक्ट यूज करना है और सिर्फ वेवी है तो हमें किस प्रकार का प्रोडक्ट प्रयोग करना है। स्कैल्प और हेयर एनालिसिस को करने के बाद हमें जब यह पता चल जाता है कि क्लाइंट को हमें किस प्रकार का प्रोडक्ट प्रयोग करना है, तो आइए जानते हैं कि हेयर स्ट्रेटनिंग के प्रोडक्ट किस प्रकार के केमिकल्स आते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज, हेयर स्ट्रेटनिंग के जो केमिकल्स आते हैं वो प्रोडक्ट नंबर्स में आते हैं। ये नंबर है 0, 1, 2। इनके जो नाम दिए गए हैं, 0 नंबर जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होता है, 1 नंबर जो होता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है और 2 नंबर जो होता है माइल्ड प्रोडक्ट होता है। माइल्ड मतलब जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बहुत ज्यादा वीक ना हो, माइल्ड हो और बहुत ज्यादा ओवर प्रोसेस चीजों को ना करें। जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होता है वह मार्केट में वेरी रेजिस्टेंस या इंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। जो कंपनी से निकालती है तो वो या तो 0 नंबर से निकालेगी या स्ट्रॉन्ग के नाम से निकालेगी या फिर वेरी रेजिस्टेंट या इंटेंस के नाम से भी निकालेगी। जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होता है उन्हें हम यूज करेंगे कर्ली बालों पर, जो बाल बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं उन बालों पर यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग वर्जिन हेयर से यहाँ पे आशय है ऐसे बाल जिनके बालों का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर उन पर किसी भी प्रकार का केमिकल कभी भी यूज नहीं किया गया है, वो बाल वर्जिन हेयर कहलाते हैं। थिक हेयर्स, ऐसे बाल जो बहुत ही मोटे हैं, स्ट्रक्चर में काफी मोटे हैं। हिना कोटेड, ऐसे बाल जिनके बॉन्ड बहुत अच्छे हैं तथा उन पर हिना की कोटिंग भी की जा चुकी है। डाई हेयर्स, ऐसे बाल जिन पर डाई का प्रयोग किया जा चुका है। ऐसे बालों पर हम स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट का यूज करेंगे।
स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के केमिकल का जो एप्लीकेशन टाइम है वो 40 से 45 मिनट का होता है तथा मिनिमम टाइम जो है उसे आपको 30 मिनट रखना ही रखना है। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रोडक्ट। यह मार्केट में या तो 1 नंबर से आता है या फिर नॉर्मल नाम से आता है या फिर रेजिस्टेंट नाम से भी जाना जाता है। या नॉर्मल प्रोडक्ट जो हम प्रयोग करेंगे फाइन वर्जिन हेयर, फाइन मतलब पतले तथा उन बालों पर जिन पर किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, उन पर हम नॉर्मल प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे। इसका जो एप्लीकेशन टाइम होता है 35 टू 40 मिनट्स होता है। इससे ज्यादा आपको केमिकल को प्रोसेस नहीं करवाना है। 30 मिनट इन सम केसेस, इन सम केसेस से आशय यहाँ पर ये है कि फाइन है, पर बाल फाइन है बट उन पर एक दो बार केमिकल का प्रयोग किया जा चुका है, तो उस सिचुएशन में हम 30 मिनट्स ही केमिकल को प्रोसेस करवाएंगे। नेक्स्ट इज माइल्ड प्रोडक्ट। माइल्ड प्रोडक्ट का प्रयोग जो किया जाता है, क्योंकि माइल्ड से ही पता चल रहा है कि केमिकल का जो प्रभाव आएगा बालों पर वो काफी हल्का आएगा, तो वो ऐसे बालों पर प्रयोग किया जाएगा जिन पे ऑलरेडी ही केमिकल का ट्रीटमेंट कई बारी दिया जा चुका है। जैसे बालों में स्ट्रेट किया गया है, बालों को प्रोफेशनल कलर किया गया है, बालों में प्री लाइटनिंग की गई है, इन सब बालों पर हम माइल्ड प्रोडक्ट का यूज करेंगे। और माइल्ड प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन टाइम है वो 5 से लेके 15 मिनट ओनली। ओनली से मतलब यहाँ पर है कि जब आपने बालों पर माइल्ड प्रोडक्ट का प्रयोग किया है तो उसको 15 मिनट के पश्चात तुरंत हटा देना चाहिए, उसको ओवर प्रोसेस ना कराया जाए। नेक्स्ट इज स्ट्रैंड टेस्ट नॉलेज। जब भी आपके सैलून में कोई क्लाइंट आता है तो उसके बालों पे कोई भी केमिकल सर्विस देने से पहले उसका एक छोटा सा स्ट्रैंड टेस्ट जरूर करना चाहिए, उस सिचुएशन में जब आपका क्लाइंट कोई भी केमिकल सर्विस पहली बार बालों में ले रहा है। स्ट्रैंड टेस्ट हेयर में एक मिनी केमिकल प्रोसीजर करने जैसा है, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आपको क्या परिणाम चाहिए। स्ट्रैंड टेस्ट हमारे काम में काफी सुविधाजनक होता है। इससे हम ये भी पता चल जाता है कि जो भी केमिकल हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्लाइंट के बालों पे वर्क करेगा अथवा नहीं करेगा, तथा जो डिजायर रिजल्ट क्लाइंट को चाहिए या आपको चाहिए वो बालों पर आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, इस बात को आप सुनिश्चित हो जाते हैं। स्ट्रैंड टेस्ट करने के लिए आपको अपने हाथों में ग्लव्स पहने तथा जो भी सोल्यूशन आप ले रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें दिए गए सोल्यूशन को तैयार करिए। जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस निर्माता के द्वारा दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग केमिकल सोल्यूशन को प्रिपेयर करिए। नेप एरिया से बालों की एक छोटी मात्रा लें। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि पीछे के हेड से नेप एरिया यानी जो सिर के जो पिछला हिस्सा होता है, नीचे का पार्ट होता है, वहां से आपको एक बालों का पतला स्ट्रैंड लेना है, कुछ इस तरह का जो होगा, और उन पर वो तैयार केमिकल सोल्यूशन को अप्लाई करना है, हेयर स्ट्रैंड पे लगाना है तथा डेवलपिंग टाइम के लिए छोड़ देना है। जो भी निर्माता के द्वारा दिए गए समय दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप उस समय के लिए छोड़ें, और समय पूरा हो जाने के बाद मिश्रण को निकाल दें। जब एप्लीकेशन का टाइम पूरा हो गया है तो आप उस सोल्यूशन को वॉश कर दीजिए और रिजल्ट को चेक करें। यदि आपको रिजल्ट चेक करने के बाद यदि आपको परिणाम सेटिस्फाइड मिला है कि जो भी आपने केमिकल क्लाइंट के बालों पे लगाया है वो सही है, तो ही आप अगला प्रोसेस करें। प्रोसीजर फॉर केमिकल स्ट्रेटनिंग। आपने क्लाइंट पर डिजायर रिजल्ट पा लिया है कि जो भी केमिकल आप प्रयोग करेंगे वो क्लाइंट के बालों पे वर्क करेगा, तो आप क्लाइंट को वर्किंग एरिया में ले जाएं। बालों को प्यूरिफाइंग शैम्पू से धुलें। प्यूरिफाइंग शैम्पू से इसलिए वॉश करना जरूरी होता है ताकि क्लाइंट के बालों में जितनी भी डर्ट, डस्ट और कॉस्मेटिक्स लगे हुए हैं वो सारे अच्छे से साफ हो जाएं। नेक्स्ट इज प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट इसलिए आवश्यक होता है कि यदि क्लाइंट के बालों का बॉन्ड बहुत वीक है
तो वो उसको मेंटेन करने में मदद करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी केमिकल का प्रयोग करने करने जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में यह एक कंडीशनिंग के तौर पर भी काम करेगा। स्ट्रेटनिंग ब्लो ड्राई, आफ्टर प्री ट्रीटमेंट आपको बालों में ब्लो ड्राई करना है, जो कि पूरी तरह से स्ट्रेट होना चाहिए। कहने से आशय ये है कि जब आप बालों में ब्लो ड्राई कर रहे हैं, तो उस ब्लो ड्राई में आपको किसी भी प्रकार का कर्ल पैटर्न नहीं क्रिएट करना है। आफ्टर ब्लो ड्राई आपको फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन करना है, क्योंकि आपने बालों के बॉन्ड पर काम करना है, तो आप फर्स्ट क्रीम को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन के बाद जब आपका फर्स्ट क्रीम का टाइम पूरा हो जाता है, तो आप फर्स्ट क्रीम को रिंस कर देंगे। रिंसिंग यानी उसको पानी से पूरी तरह से वॉश कर देंगे और फर्स्ट क्रीम को निकाल देंगे। फर्स्ट क्रीम को निकालने के बाद आप मास्क का प्रयोग करेंगे, हेयर मास्क को अप्लाई करेंगे और कुछ समय के लिए छोड़ेंगे और फिर मास्क को भी रिंस कर देंगे। मास्क को भी बालों में से अच्छे से निकाल देना है। देन आप मास्क रिमूव करने के बाद आप बालों को स्ट्रेट अगेन एक बार फिर से स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे। आयरनिंग विथ स्मॉल सेक्शन, बालों को आपने स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर लिया, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट ब्लो ड्राई हो जाएगा और ब्लो ड्राई हेयर्स में से ही पतले पतले सेक्शन निकाल के कुछ इस प्रकार से बालों को स्ट्रेट करना है, आयरनिंग करनी है। आयरनिंग किए हुए बालों में से पतले पतले सेक्शंस निकाल के न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करना है। न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो आपने फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन के बाद जो बालों के बॉन्ड को ब्रेक करके एक स्ट्रेट पैटर्न को क्रिएट किया है, न्यूट्रलाइजर उस स्ट्रेट पैटर्न को फिक्स करेगा तथा बालों के जो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं उनको वापस से फिक्स करेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी भी केमिकल प्रोसेस का। तो जब न्यूट्रलाइजर का टाइम पूरा हो जाए तो न्यूट्रलाइजर को भी बालों में से अच्छे से रिंस कर देना है। देन उसके बाद फिर से हमें एक बारी मास्क का प्रयोग करना है। मास्क का समय पूरा हो जाने के बाद बालों को फिर से धुलना है और हमें सेरम अप्लाई करना है। सीरम एप्लीकेशन के बाद हमें वापस से बालों को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई से मैं फिर आपको बोलूंगी कि स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, किसी भी प्रकार का कर्ल पैटर्न नहीं क्रिएट करना है। ये सारा प्रोसीजर पूरा हो जाने के बाद आपको लगभग अपने डिजायर्ड रिजल्ट के लिए 48 आवर्स का टाइम क्लाइंट को देना है, परंतु उस समय के लिए कुछ टिप्स भी क्लाइंट को देनी है। तो आइए जानते हैं कि ये 48 आवर्स की प्रिकॉशंस क्या हैं। प्रिकॉशन फॉर 48 आवर्स, बालों को टाई ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना समय दिया है बालों को स्ट्रेट करने के लिए, तो बालों को किसी भी प्रकार से टाई ना करें। टाई मीन्स कि उनकी पोनीटेल नहीं बांधनी है, बालों में कहीं भी कोई किसी प्रकार की चोटी नहीं बनानी है। बालों को क्लिप ना करें। क्लिप मतलब आप जैसा इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि क्लिप्स का प्रयोग किया गया है। बालों को क्लिप नहीं करना है क्योंकि आपने यहाँ पे स्ट्रेटनिंग के पर्पज से काम किया है। कान के पीछे भी ना करें, आप क्लाइंट को सजेस्ट करें, क्योंकि आपने स्ट्रेटनिंग का काम किया है और अगर आपने कान के पीछे बालों को किया तो वहां पर एक वेव पैटर्न को वो क्रिएट करेगा। बालों में टैंगल्स ना होने दे, क्लाइंट को सलाह दें कि बालों में किसी भी प्रकार से टैंगल्स ना होने दे, अड़चने ना होने दे। इसके लिए वह समय समय पर पैडल ब्रश के द्वारा या कोम के द्वारा बालों को अनटैंगल करता रहे। स्ट्रेटनिंग ना करें, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनपे हमें स्ट्रेटनिंग करना या किसी भी केमिकल सर्विस को देना अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी, यदि कोई क्लाइंट प्रेग्नेंट है तो उस पर आप केमिकल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो इसका स्मेल होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और हार्मफुल होता है, क्योंकि एक केमिकल है। इसलिए आपको प्रेग्नेंट लेडी पर ये कोई भी केमिकल सर्विस नहीं देनी चाहिए। ऐसे पर्सन जिन्हें सांस की बीमारी हो, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, ऐसी परेशानी जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो, उस सिचुएशन में भी आपको
केमिकल सर्विस नहीं देनी चाहिए। डाई वाले बालों पर, ऐसे बाल जिन पे एक्सट्रीम लेवल पे डाई की जा चुकी है, उन बालों पर भी हमें केमिकल सर्विस नहीं देनी है। कॉन्ट्राएक्शन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राएक्शन से आशय यह है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि केमिकल किसी भी प्रकार का रिजल्ट दे सकता है, बालों में किसी प्रकार का रिएक्शन आ सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर या आफ्टर द प्रोसीजर। तो वो कुछ प्रोसीजर इस तरह के एक्शंस आते हैं, जैसे कि केमिकल का प्रभाव बहुत हल्का हो सकता है। आपने पूरा प्रोसीजर कर दिया, लेकिन जब आपके रिजल्ट की बारी होती है, तो वो डिजायर रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, जो कि आपको चाहिए होता है। हेयर बहुत ड्राई और फ्रीजी हो सकते हैं, उसका केमिकल का प्रभाव कुछ भी हो सकता है, बहुत फ्रीजी हो सकते हैं हेयर, बहुत ड्राई भी हो सकते हैं। स्कैल्प या स्किन इरिटेशन हो सकती है, जो स्कैल्प होती है वो भी इची हो सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है। स्किन में इरिटेशन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेप एरिया के पास पैचीनेस आ जाना, इस प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं। स्कैल्प इची हो सकती है, जो भी आपकी स्कैल्प है उसमें इचनेस जैसे खुजली की समस्या आ जाना, रेडनेस आ जाना, एक्सेसिव डैंड्रफ का हो जाना, ग्रीसी डैंड्रफ का हो जाना, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। हेयर पर केमिकल का रिजल्ट नहीं मिल सकता। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने पूरा केमिकल प्रोसीजर कर लिया है और आपको वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता है, या रिजल्ट किसी भी वे में नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं। इस तरह की चीजें भी आपको के सामने आ सकती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ऐसी परिस्थितियां जिनमें ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। एक इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि इस स्कैल्प में या बालों में इस तरह की समस्याएं हैं, तो आपको केमिकल सर्विस नहीं देना चाहिए, क्लाइंट को सही सलाह देनी चाहिए। जैसे कि हेयर में अधिक केमिकल होने पे, ऐसे बाल जिनमें बहुत ही ज्यादा केमिकल का प्रयोग है और आपको लगता है कि इनमें स्ट्रेटनिंग के केमिकल से बाल ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, तो आपको वहां पे वो केमिकल सर्विस नहीं देनी चाहिए। हेयर बहुत फाइन एंड फ्रिजी होने पे, ऐसे बाल जो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, वीक हैं और बहुत ही ज्यादा फ्रीजी हैं, उन बालों पर भी केमिकल सर्विस नहीं देनी चाहिए। हेयर या स्कैल्प में कोई भी इंफेक्शन होने पर, इंफेक्शन किस प्रकार का हो सकता है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेसिव डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रीसी हेयर्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेडिकुलोसिस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस तरह के, या फिर कोई सीवियर कट हो सकता है। इस तरह की सिचुएशंस में भी आपको केमिकल सर्विस नहीं देनी है। आफ्टर केयर एंड होम केयर, क्योंकि क्लाइंट को आपने इतना समय दिया है और क्लाइंट ने भी बहुत पैसों का यूज किया है, तो आपको वो केमिकल सर्विस क्लाइंट के बालों में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहे, तो इसके लिए आपको कुछ होम केयर टिप्स देना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि शैम्पू करते समय बालों को रब ना करें। जब भी क्लाइंट बालों को शैम्पू करे घर में, तो बालों को बहुत रब ना करें, सॉफ्टली और स्मूथली बालों को वॉश करें। बालों में सल्फेट फ्री शैम्पू का प्रयोग करें। सल्फेट फ्री शैम्पू, सल्फेट बालों के लिए काफी हार्मफुल होता है, इसलिए क्लाइंट को सजेस्ट करें कि जब भी शैम्पू केमिकल सर्विस ले, तो सल्फेट फ्री शैम्पू का ही प्रयोग करें। हेयर कंडीशनर का प्रयोग करें। क्लाइंट को ये सजेस्ट करें कि जब भी वह बालों में शैम्पू करे, तो कंडीशनिंग का प्रयोग अवश्य करे और अच्छे कंडीशनर या मास्क का ही प्रयोग करें। हेयर सीरम का प्रयोग करें, क्योंकि बालों में आफ्टर शैम्पू काफी सारी टैंगल्स आ जाती हैं, इसलिए उन टैंगल्स को रिमूव करने के लिए हेयर सीरम का प्रयोग बहुत आवश्यक हो जाता है, तथा यह बालों की शाइन को भी काफी हद तक मेंटेन करता है, इसलिए हेयर सीरम का भी प्रयोग जरूरी है। गीले बालों में बाहर न जाएं। यदि आपके बाल गीले हैं, तो उनमें तेज हवा और तेज धूप या बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि उस सिचुएशन में बाल काफी डैमेज हो जाते हैं।
बालों को धूल व तेज धूप से कवर करके रखें। यदि आप बाहर जा रहे हैं, आपने केमिकल सर्विस ली हुई है, तो बालों को कवर करके ही जाएँ और उसको तेज धूप, धूल मिट्टी से बचाना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा केमिकल हेयर स्ट्रेटनिंग क्या होती है, नॉलेज ऑफ हेयर शाफ्ट, नॉलेज ऑफ बॉन्ड, क्लाइंट कंसल्टेशन, स्कैल्प एंड हेयर एनालिसिस, प्रोडक्ट नॉलेज, स्ट्रैंड टेस्ट प्रोसीजर फॉर केमिकल स्ट्रेटनिंग, कॉन्ट्रा एक्शन एंड इंडिकेशन, प्रिकॉशन, आफ्टर केयर एंड होम केयर। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया हुआ यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में काम आएगा। धन्यवाद।